हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर 11 एक यात्रा यह भी रीड कराने जा रही हूँ। यह एक कहानी है और ये गद्य है। ओके, तो इसके कहानी के कहानीकार हैं रामदरस मिश्र, जिनका जन्म सन 1924 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें एक यात्रा के बारे में बताया गया, किस प्रकार लेखक यात्रा पर जाते हुए उसको डर लगता है। क्योंकि रास्ते में जब वह यात्रा करता है तो क्या करते हैं, अलग अलग तरह का किराया मांगते हैं, लोग उनको परेशान करते हैं, तो उसको क्या है ना, डर लगता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि उसको बाहर निकलते समय डर बना रहता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग उसको मिलेंगे। तो इसमें प्रस्तुत कहानी एक रिक्शे वाले से संबंधित है। तो ये रिक्शे वाला एजुकेटेड है, यानी शिक्षित है, पढ़ा लिखा है और उसका दिल इंसानियत से भरा हुआ है और वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। स्त्रियों के प्रति रिक्शे वाले युवक का मानवीय दृष्टिकोण और उसके रिक्शे में सवारी करने वाले पति पत्नी जो लेखक और उनकी पत्नी है, उनसे उसकी आत्मीयता है वो हमारे दिल को छू लेती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए जो कहानीकार हैं, इसके लेखक, उनके बारे में बताती हूँ। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य और उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह हैं बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। ठीक है, ये सब क्या है, इनकी कविताएं हैं। और आपके कहानी संग्रह हैं खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्यबोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों से को खूब से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। चलिए आइए चैप्टर रीड करते हैं। ये कहानी क्या है। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। लेखक कहता है मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। भीरू मीन्स क्या होता है, यात्रा भीरू मीन्स यात्रा करने से डरने वाला। तो यात्रा भीरू मीन्स क्या होगा, यात्रा भीरू मीन्स होगा, क्या बताया था मैंने, यात्रा करने से डरने वाला। ओके, तो लेखक कहता है यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है कब, जब अंट-शंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता बनी रहती है। ठीक है, तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। किसको, लेखक के लिए। ओके, पत्नी साथ में थी उनके, इसीलिए आश्वस्त बनी हुई थी। ठीक है, आश्वस्त में तसल्ली, यानी उनको आश्वासन था कि हाँ साथ में कोई तो है मेरे। ठीक है, तो आश्वस्त मीन्स क्या होगा, तसल्ली, उनको तसल्ली थी। ठीक है, स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ने लगे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया।
हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरे ऑटो में क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। ठीक है, आगे देखिए। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है कि लेखक सबसे पहले किसके यहाँ गया, तो वो किसके गया था, डॉक्टर के यहाँ गया था। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर कहाँ पर थे, क्लिनिक पर थे कि घर पर थे। तो आपको बता दूं डॉक्टर क्लिनिक पर थे और क्लिनिक की जगह उन्होंने बदल दी थी। ठीक है, ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। ऑटो वाले ने क्या कहा, बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना, जितना आपने दिया था उतना तो हो गया, अब आपको जो इच्छा हो वो दे देना आप। ओके। उसने पूछा, बाबूजी ये कहाँ जाएंगे। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। तो बाबूजी ने क्या कहा, ऑटो वाले को बोला आप यहाँ से जाओ क्योंकि यहाँ पर टाइम लग सकता है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा होटल में। लेकिन वह ऑटो वाला कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। जो लेखक और उनकी पत्नी थी वो डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा, तो क्या देखते हैं कि वह जो ऑटो वाला था वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है, यानी हमें कुछ गलत लगा। वह हमारे भीतर घर करता गया, यानी कि उनको ऐसा लगा पता नहीं ये ऑटो वाले की आदत कुछ अलग है, इसका स्वभाव भी अलग ही है, और वह हमारे भीतर तक घर करता गया। यानी उनके एकदम अंदर से उनके मन में एकदम वो होने लगा कि उनके बारे में सोच के उसी के बारे में वो सोचने लगे। ठीक है, होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ। अब होटल पर जब लेखक और उसकी पत्नी को छोड़ा तो रिक्शे वाला बोला कि मैं फिर कब आऊँ, यानी कि लेखक बोला यानी मतलब यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा मैं ले चलूँगा, वैसे यहाँ कब तक है, ऑटो वाले ने पूछा। तो लेखक ने जवाब दिया, कल शताब्दी से लौटेंगे। शताब्दी ट्रेन का नाम है। ठीक है, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं। रिक्शे वाला बोला, मैं आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं। भाई आज तो थक गए हैं, लेखक ने कहा, आराम करेंगे कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, लेखक बोला। ठीक है ऑटो वाला बोला, ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं, लेखक ने पूछा। तो ऑटो वाले का नाम क्या था, मोहन। ओके, ऑटो वाले का नाम क्या था, मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। वह मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो। नहीं अम्मा, रिक्शे वाला बोला। नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसीलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील, मैं
भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि यानी की के बाद भी वह रुक गया। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कुछ अवांछित घटना घटी है। अवांछित घटना यानी इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू कर दिया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदेहवासी गिग्याती हुई बोली, मोहन बचा लो, मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मोहन ने कहा, मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। तो लड़की के माँ बाप किसके साथ लड़की को बेच रहे थे? अधेड़ के साथ। ठीक है, कैसा था? अधेड़ के साथ बेच रहे थे। ओके, मैं कुएं में गिर कर जान दे दूंगी, किंतु उस खसूट अधेड़ के साथ विवाह नहीं करूंगी, यानी साथ में नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजन में पड़ गया मोहन, असमंजन में कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए, यानी पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर क्या किया जा सकता है। सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है, आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद बेकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है। जो पुलिस वाला था, थानेदार था, वह मोहन से बोला, तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने नामे सिर हिलाया तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। अचानक कोई अगर हमारे लिए कुछ बोलता है, ऐसा काम कर लोगे, हमने जो कभी सोचा ना हो, ऐसा हमारे सामने आए, तो हम चकराएंगे नहीं चकराएंगे, हमें टेंशन होगी। तो एकदम से वह चकराया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, यानी कि हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन ने कहा, बाबूजी, लेकिन यह भी भाभी अपनी बहन से मेरी। अब यहाँ पर वो बाबूजी से कहने लगा कि बाबूजी, मेरी जो भाभी थी उनकी बहन से मेरी शादी कराना चाहती थी मेरी भाभी, वह तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। ठीक है, तो वह उससे करने के लिए तैयार। ठीक है, लेकिन फिर क्या? हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो ना हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वह बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़ने भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने ये समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। ठीक है, 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी, यानी कि थानेदार ने मोहन और उस लड़की की मंदिर में शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये किसने बोला? लेखक ने मोहन से कहा, मोहन, ऐसे होते हैं, सब करा इतनी सहायता करते हैं। मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा, लगता है कि कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, मोहन ने कहा, लेकिन यह थानेदार कवि भी हैं। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ते हैं और इनकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी हुई हैं। तो मोहन ने बताया, थानेदार क्या था? थानेदार एक कवि भी है और कवि सम्मेलन में कविताएं पढ़ते हैं
और इनकी जो कविताएं हैं वो मानवीय संवेदना से भरी होती हैं। ठीक है। हाँ, तब ठीक है भाई। हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए। उसको क्या था, उसने बोला कि चलो ये तो सब हो गया, लेकिन मेरे जो भैया भाभी थे मुझसे नाराज हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने मेरे भैया जो थे, मेरे भैया की साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। तो तुम लोग ग्वालियर में आ गए? लेखक ने पूछा। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह होना कठिन था। निवाह यानी उनका गुजारा होना, वहाँ पर रहना कठिन था। पराए शहर में, पराए मीन्स दूसरे शहर में भले ही कोई अपनापन ना हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उदंगनी करता रहे। उदंगनी मीन्स यानी परेशान करता रहे, व्याकुल करता रहे। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी? मोहन बोला, यहाँ पर नौकरी तो थी नहीं कोई, बस ऑटो का दामन थाम लिया। दामन थाम लिया यानी पल्लू पकड़ लिया, यानी वही काम करना शुरू कर दिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। जो वो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य में मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। यानी मोहन था वो हमारे मोहन, यानी कोई इंसान कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है। ऐसे ही लेखक और उसकी पत्नी के मन में मोहन के लिए इज्जत बढ़ गई, सम्मान बढ़ गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। मोहन बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे लेखक ने कहा, यह तुम्हारा पारिश्रमिक है। पारिश्रमिक मीन्स तुम्हारी मेहनत है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसा का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। बेटे, लेखक ने कहा, बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा, लेखक ने कहा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। यानी कि जो मोहन ने 500 में से 200 रुपये रख लिए और 300 रुपये लेखक को वापस दे दिए। बोला, मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइए मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 का नोट चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, लेखक ने कहा। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? यानी कि जो रिक्शे वाला था मोहन, उसने लेखक को 300 रुपये वापस दिए 500 में से, लेकिन लेखक ने वह 300 रुपये भी उसे वापस दे दिए और मोहन ने उसे अपने चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे पास फ़ोन पर आ ही गया है। कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? उसने पूछा। हाँ हाँ भाई, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा, लेखक ने कहा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। तो लेखक ने कहा, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। ठीक है,
जब तो लेखक की पत्नी का नाम क्या था? लेखक लिख रहे हैं, उनका नाम था सत्यकेतु और पत्नी का नाम था कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है। तो इसमें यही बताया गया है कि मोहन ने लेखक से प्रार्थना की कि जब कभी वे ग्वालियर आए तब उसे अवश्य बुला लें। इस पर लेखक ने उनको 500 का नोट दिया और विदा होते हुए समय लेखक ने मोहन की आँख